गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का सागर वेलफेयर सोसाइटी में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं जो है कि आप लोग को मेरा ये पढ़ाया गया जो है पेडागॉजी बहुत ही काम के लिए सिद्ध होगा। आइए हम देखते हैं आज पेडागॉजी का अपना तीसरा लेक्चर जो है यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं पहले शिक्षा। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा का और भी कुछ चीज़ें हम आपको बताते हैं। शिक्षा यहाँ पर देखते हैं शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा का अर्थ या उत्पत्ति तो आपको बताते हैं। उत्पत्ति शिक्षा की उत्पत्ति किससे हुई है? हम कहेंगे शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष शब्द से हुई है। शिक्ष शब्द से शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है अर्थ ज्ञान प्राप्त करना। इस तरह से देखिए जो है हम लोग को मालूम हो गया जो है कि शिक्षा की उत्पत्ति किससे हुई है। शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष शब्द से हुई है जो है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। आइए इस तरह से उत्पत्ति के साथ ही हम लोग देखते हैं जो है कि शिक्षा का मूल आधार क्या है। जो मूल आधार हम लोग को मालूम है कि शिक्षा के मेनली 3 मूल आधार होते हैं। जो पहला दर्शन शास्त्र, दूसरा समाज शास्त्र और तीसरा कहेंगे मनोविज्ञान। देखिए एक एक कमेंट आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीन्स हम कहेंगे जो है कि शिक्षा शब्द का मूल आधार हम कहेंगे दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान होता है जो है, जबकि इसकी उत्पत्ति जो है शिक्ष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। इसके साथ ही आइए हम आपको जो है दिखाते हैं शिक्षण। एक तरीके से आप देखिए शिक्षण को हम लोग इंग्लिश में टीचिंग बोलते हैं। जो है शिक्षण मीन्स टीचिंग। इस टीचिंग की क्या क्या विशेषता है आपको जो है मैं यहाँ पर दिखाता हूँ जो है कि टीचिंग की क्या क्या विशेषता होती है। मीन्स शिक्षण क्या है जो है हम कहेंगे शिक्षण हमारी एक जो है कला है, कला एवं विज्ञान है। देखिए कला भी है और ये विज्ञान भी है हमारा टीचिंग जो है। दूसरे तौर पर हम कहेंगे कि शिक्षण हमारा क्या है, जो प्रोफेशन है। शिक्षा एक प्रोफेशन भी होता है जो है, शिक्षा कला और विज्ञान भी होता है। और इसके साथ ही हम लोग कहेंगे जो है कि शिक्षा हमारा बौद्धिक गतिविधि भी होता है। बौद्धिक गतिविधि भी हमारी टीचिंग होती है। इसके बाद हम कहेंगे कि गतिशील वातावरण भी होता है। गतिशील वातावरण। अब देखते जाइए ये सब हम कहेंगे टीचिंग का हमारे क्या है जो है, ये सब ही हमारे टीचिंग की एक विशेषता है। जो है मीन्स टीचिंग की एक विशेषता यह है कि टीचिंग हमारी कला और विज्ञान है। टीचिंग की विशेषता है टीचिंग हमारा एक प्रोफेशन होता है। टीचिंग हमारी क्या होती है, एक गतिशील वातावरण पैदा करती है। हम कहेंगे टीचिंग हमारा बौद्धिक गतिविधि होती है। फिर हम कहेंगे टीचिंग हमारा जो है पाठ्यचर्या होती है, पाठ्यचर्या। और इसके साथ ही हम कहेंगे टीचिंग एक पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम। अब इसके अलावा भी हमारा कुछ होता है टीचिंग जो है, हम कहेंगे हाँ इसके अलावा भी होता है। शिक्षण हमारा एक अधिगम का प्रारूप होता है। अधिगम का हमारा एक अधिगम का प्रारूप होता है, प्रारूप। अब इतने के तहत जो है क्या हम कहेंगे कि शिक्षण की विशेषता हमारी खत्म हो जाती है? नहीं, शिक्षण की विशेषता कभी खत्म नहीं होती। शिक्षण की अनेक विशेषताएं होती हैं जो है, जैसे हम लोग कह सकते हैं जो है कि शिक्षण के हमारे स्तंभ भी होते हैं, शिक्षण की हमारी जो है उपयोगिता भी होती है जो है। तो इस तरह से ये हमारे जो है क्या है मेजर पॉइंट्स हैं जो है, जिसे हम कहेंगे शिक्षण के सभी हमारी क्या होती हैं विशेषताएँ होती हैं। मीन्स ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें टीचिंग कराना चाहिए बच्चों को जो है। आइए
आगे इसके बाद हम लोग जो देखते हैं आपको हम ले चलते हैं जो है पेडागागी के जो है सिद्धांत में, जिसे हम लोग बोलेंगे स्किनर का सिद्धांत। स्किनर का सिद्धांत, स्किनर के सिद्धांत को लगभग सभी लोग जानते हैं जो है, लेकिन स्किनर ने जो है अध्यापन कैसे कराना चाहिए बच्चों को जो है इसके बारे में बताया है जो है कि आपको जो है अध्यापन बच्चों को कैसे कराना है जो है। ये फर्स्ट स्टेप उसने बोला जो है कि बच्चे को ये बताइए जो है कि जो भी आप शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा का उद्देश्य क्या है जो है, मीन्स उस शिक्षा को लेने पर बालक को जो है क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, उसके जीवन में इससे क्या परिवर्तन आ सकता है, उससे क्या इसको जो है बालक को इससे फायदा हो सकता है जो है। तो इसके तहत जो है हम लोग कहेंगे जो है कि इसका हम लोग कहेंगे अध्यापन के तत्व। अब देखिए पेडागागी यही है, अध्यापन स्किनर के सिद्धांत का अध्यापन के क्या क्या तत्व हैं जो है उसको ध्यान में रख करके इन फैक्टरों को हम लोग को अध्ययन कराना चाहिए जो है। मीन्स हम कहेंगे शिक्षा का उद्देश्य, बच्चे को हमें बताना है जो है कि शिक्षा का जो है उद्देश्य मीन्स जो आपको पढ़ाया जा रहा है जो उसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है, या हम कहेंगे पाठ्यक्रम का उद्देश्य, पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है इसका जो है ये बालक को बता करके जो है बालक में क्या करना है जो है उसमें रेडीनेस लाना है, तत्परता लाना है जो है। मीन्स उसको जो है हम कहेंगे मोटिवेट करना है, जो आंतरिक अभिरुचि को उसको जगाना है जो है, जिससे कि बालक पढ़ने के लिए क्या हो जाए, तत्पर हो जाए जो है। मीन्स इसका पाठ्यक्रम का जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं जो है उसका बालक को महत्व बताना सबसे ज़्यादा जरूरी है जो है। दूसरे स्टेप में उसने बोला जो है कि बालक को कभी दंडित नहीं करना चाहिए, कभी दंडित नहीं करना चाहिए। अब देखिए बालक को कभी दंडित नहीं करना चाहिए जो है। अगर बालक उदंडता कर रहा है जो है तो क्या करेंगे जो है, बालक क्या दंडित नहीं करेंगे जो है, नहीं। ये बोला जो है स्किनर ने कि नहीं बच्चे को दंडित नहीं करना है जो है। बच्चे में क्या होगा, ये दंडित हम उसको क्यों कर रहे हैं जो है, उसमें अनैतिक व्यवहार है जो है। तो हम कहेंगे कि बालक के अनैतिक व्यवहार को अनदेखा करेंगे और जो नैतिक व्यवहार होगा उसको हम जो है क्या करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे जो है। मीन्स अनैतिक व्यवहार को, अनैतिक व्यवहार मीन्स उदंडता, उदंडता को अनदेखा करेंगे, अनदेखा करेंगे और नैतिक व्यवहार को, और नैतिक व्यवहार को प्रोत्साहित करेंगे। अब इस प्रक्रिया को अपनाने से जो है जब उसके उदंडता को हम अनदेखा करेंगे और नैतिक व्यवहार को हम प्रोत्साहित करेंगे जो है, तो बालक में धीरे धीरे अनैतिक व्यवहार क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बालक को अच्छा लगेगा जो है। मीन्स जो भी उसका नैतिक व्यवहार होगा अगर उस पर हम क्या करेंगे, उसको शाबाशी देंगे या फेशियल इंप्रेशन द्वारा जो है उसको क्या करेंगे जो है अच्छा फीलिंग देंगे जो है, तो बालक क्या करेगा, धीरे धीरे अपने अनैतिक व्यवहार में कमी ला देगा, या हम कहें कि अनैतिक व्यवहार को वो खत्म कर देगा जो है। अगले स्टेप के तहत हम लोग देखते हैं जो है कि बालक में जो है जो भी चीज़ें आती हैं जो है वो हम कहेंगे जो है कि वो क्या शिक्षा द्वारा ही आती है जो है, प्रेशर देने से आती है, नहीं। हम कहेंगे बालक को जो है स्किनर ने बोला जो है कि बच्चे को जो है स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। शिक्षा देने के बाद बालक को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। शिक्षा देने के बाद, शिक्षा देने के बाद बालक को स्वतंत्र
छोड़ देना चाहिए। जब बालक को शिक्षा देने के बाद हम स्वतंत्र छोड़ देंगे जो है, तो बालक में क्या होगा, क्रिएटिव से प्रक्रियाएं उत्पन्न होगी। मीन्स बालक में सृजनात्मकता का गुण विकसित हो जाएगा, गुण विकसित होगा। अगर बालक को जो है हम काफ़ी प्रेशर में रह करके पढ़ाएंगे जो है, तो सृजनात्मकता का गुण उसमें विकसित नहीं होगा। मीन्स उसका माइंड क्रिएटिव नहीं होगा जो है। इसलिए बालक को हम लोग क्या करना चाहिए जो है, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, जिससे कि उसका माइंड जो है क्या करे जो है, अच्छे से डेवलप कर सके जो है। अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं जो है, स्किनर ने बोला जो है कि अध्यापन कला आप करा रहे हैं जो है, तो उसमें आपको जो है ये ध्यान देना है जो है कि जो भी बच्चा हमारा है जो है, वो बच्चा हमारा क्या है जो है, अच्छा है, उसमें कोई जो है विसंगतियां नहीं है। बस ये है कि हमें क्या करना है जो है, ये ध्यान देना है जो है कि इसमें अगर कोई विसंगतियां हैं तो उसे अनदेखा करना है जो है। अगले स्टेप के तहत आपको हम बताते हैं जो है, बालक को प्रथम दृष्टया जो है, यहाँ देखिए पुरस्कार की बातें हैं जो है कि बालक को हम लोग क्या करेंगे जो है, क्या पुनर्बलन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए जो है। तो इन्होंने बताया जो है, पेडागॉजी के तहत जो है, स्किनर ने बोला जो है कि बच्चे को पुनर्बलन देना चाहिए जो है, लेकिन जो है कैसे देना चाहिए। उन्होंने बोला कि शुरुआती दौर में उसको प्रतिदिन पुनर्बलन देना चाहिए जो है, लेकिन बाद के जो है तथ्यों के तहत जो है उसे विरामी विधि द्वारा, मीन्स हम कहेंगे अल्टरनेट करके पुनर्बलन देना चाहिए जो है। मीन्स पुनर्बलन देना चाहिए जो है, हम कहेंगे कि बच्चे को पुनर्बलन देना चाहिए, बच्चे को पुनर्बलन देना चाहिए जो है। प्राथमिक तौर पर सतत पुनर्बलन तथा बाद में विरामी पुनर्बलन देना चाहिए। देखिए सतत मीन्स उसे कंटिन्यू, प्रतिदिन जो है उसको क्या करना चाहिए, पुनर्बलन देना चाहिए। अब फिर बोला जो है कि जब बालक में जो है कुछ प्रक्रियाएं अधिगम की अच्छी होने लगे जो है, तो उसके बाद हम लोग उसे क्या करेंगे, विरामी मीन्स अल्टरनेट करके जब उसको हम लोग पुनर्बलन देंगे तो उसका अधिगम और अच्छा होगा। मीन्स उसे कहने का तात्पर्य रहा जो है कि शुरुआत के लिए पुनर्बलन उसको सतत देना चाहिए, और जबकि जो है बाद की चीज़ों में उसको पुनर्बलन जो है अल्टरनेट करके देना चाहिए जो है। देखिए अगले स्टेप में इसने बोला जो है कि बच्चे को केवल जो है लेक्चर नहीं देना चाहिए जो है, बच्चे को शैक्षणिक, बालक को शैक्षणिक पदार्थ मीन्स हम कहेंगे नोट्स अवश्य देना चाहिए। केवल लेक्चर से अधिगम कमजोर होता है। मीन्स जो भी बालक को आपको पढ़ाना है जो है, उस बालक को आप क्या करेंगे जो है, बालक को शैक्षणिक पदार्थ मीन्स उसको नोट्स या कुछ मटेरियल हम लोग इंग्लिश में कहेंगे अवश्य देना चाहिए। केवल लेक्चर से अधिगम क्या होता है, उसका कमजोर होता है जो है। तो इसके साथ ही हम लोग कहेंगे जो है कि देखिए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो है में क्या इन्होंने बताया, अपने सिद्धांत में क्या बताया जो है, मीन्स इन्होंने जो भी अपने सिद्धांत में बताया जो है उसका सार रहा जो है कि अध्यापन आपको किस तरीके से कराने हैं और अध्यापन के क्या क्या तत्व होते हैं जो है। अगले स्टेप के तहत जो है देखिए पुनर्बलन की प्रक्रिया जब आती है तो पुनर्बलन
स्किनर के अनुसार जो वाय पुनर्बलन का ज्यादा महत्व होता है जो है, जबकि हम लोग कहते हैं पुनर्बलन दो होता है, एक वाय पुनर्बलन होता है, वाय पुनर्बलन, और दूसरा आंतरिक पुनर्बलन। स्किनर के अनुसार ये प्रमुख होता है, ये प्रमुख होता है वाय पुनर्बलन, जबकि हमारा आंतरिक गौण होता है। जबकि अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार या आधुनिक समय में कहा जाए तो आंतरिक पुनर्बलन जो है अच्छा होता है, लेकिन यही नहीं जो है ये मेजर इन्होंने किया जो है तो गलत नहीं किया जो है, इन्होंने वाय पुनर्बलन कहा जो है बालक के लिए। लाइक दैट हम कहेंगे कि ये वाय पुनर्बलन ये हमारा प्रमुख है जो है तो किन बच्चों के लिए है, और आंतरिक पुनर्बलन भी जो है हमारा महत्वपूर्ण है तो किन बच्चों के लिए। हम कहें वाय पुनर्बलन की प्रक्रिया हमारी आती है जो है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए जो है वाय पुनर्बलन की प्रक्रिया जो है प्रमुख होती है। और जो आंतरिक पुनर्बलन आप देख रहे हैं जो है हम कहेंगे किशोर एवं प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए आंतरिक पुनर्बलन जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो है। तो देखिए इस तरीके से जो है हम लोग को मालूम है कि प्राथमिक बालक, उच्च प्राथमिक बालक, माध्यमिक बालक, उच्च माध्यमिक बालक, हायर बालक जो है मीन्स जो हमारा वाय पुनर्बलन की प्रक्रिया होती है वो प्राथमिक बालक और उच्च प्राथमिक बालक के लिए वाय पुनर्बलन जो है प्रमुख होता है, जबकि हम कहें कि माध्यमिक बालक और उच्च स्तरीय बालक के लिए जो आंतरिक पुनर्बलन की प्रक्रिया हमारी अच्छी मानी जाती है जो है। तो इस तरीके से अध्यापन के तहत जो है पेडागॉजी के तहत आपने देखा कि बालक को हमको कैसे पढ़ाना है, पुनर्बलन देना है जो है तो कैसे देना है, किस बच्चे को देना है जो है, किस बच्चे को देने से पुनर्बलन हमारा अच्छा होता है जो है। तो इसके तहत जो है हम लोग कहेंगे जो है कि ये अध्यापन संबंधी इन्होंने जो अपना जो है सिद्धांत दिया जो है उस सिद्धांत के तहत जो है आपको 6 से 7 पॉइंट दिया गया। आइए अब इनके सिद्धांत को देखते हैं कि इनके सिद्धांत में सभी चीजें जो है कैसे समाहित है जो है और कैसे हम देखते हैं इसको। देखिए स्किनर का संबंध भी हम कहेंगे जो है अनुबंधन सिद्धांत से है। हम कहेंगे स्किनर का संबंध किससे है, इस स्किनर का संबंध भी हम कहेंगे जो है कि अनुबंधन से, अनुबंधन आपको हम बता चुके हैं जो कि अनुबंधन क्या होता है जो है। हम कहेंगे उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच एक ऐसा संबंध जिससे अधिगम प्रक्रिया मजबूत होती है या अच्छी होती है, जिसे उसे हम लोग कहते हैं अनुबंधन जो है। तो देखिए अनुबंधन भी हमारा जो है क्या होता है, ये 2 प्रकार का अनुबंधन होता है जो है। जिसे एक अनुबंधन को आप लोग ने देख लिया होगा जिसे कल हमने बताया जो है क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत जो है। तो आइए यहाँ पर पहला हमने अनुबंधन यहाँ पर देखा क्लासिकल अनुबंधन, और दूसरा आता है आपका जो है साधनात्मक अनुबंधन। अब देखिए यहाँ पर जो क्लासिकल अनुबंधन था इसका संबंध जो है किससे था, पावलव से था। अब पावलव ने अपने सिद्धांत के तहत जो है जिस एनिमल को लिया था वहाँ पर हम लोग को मालूम था जो है ये हमारा जो है निष्क्रिय भूखा कुत्ता। आइए क्लासिकल अनुबंधन के तहत हम लोग को मालूम हो गया कि पावलव ने क्या लिया था, निष्क्रिय भूखा कुत्ता लिया था। यहाँ पर साधनात्मक अनुबंधन को जो है हम लोग जानते हैं कि इसको किसने लिया, इसको स्किनर ने दिया जो है, स्किनर ने क्या लिया जो है, हम कहेंगे स्किनर ने जो है लिया यहाँ पर जो है चूहा लिया, सफेद चूहा, खरगोश लिया और मनुष्य लिया।
ये तीन चीजों पर इसने अपना क्या किया जो है, एक्सपेरिमेंट किया जो है। तो आइए देखते हैं साधनात्मक अनुबंधन का और भी नाम है जो है, और भी इसे नामों से जानते हैं जो है, क्या क्या नामों से जानते हैं जो है। यहाँ पर देखिए साधनात्मक अनुबंधन को हम लोग शाब्दिक अनुबंधन भी बोलते हैं, शाब्दिक अनुबंधन। इसके साथ ही इसे हम लोग शाब्दिक के साथ साथ इसे हम लोग कहते हैं जो है क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। और इसके बाद हम लोग कहते हैं कि टाइप आर अनुबंधन। इस तरीके से जो है साधनात्मक अनुबंधन के तहत हम लोग देखें जो है तो इसे शाब्दिक अनुबंधन भी कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहा जाता है जो है। इसके बाद हम कहेंगे टाइप यस अनुबंधन भी कहा जाता है। जबकि अगर ये क्लासिकल अनुबंधन के तहत अगर बातें आती है तो इसे कल का हम आपको बता चुके हैं जो है। लाइक दैट यहाँ पर हम कहेंगे जो है कि ये जो हमारा अनुबंधन है, इस अनुबंधन के तहत आज हम आपको स्किनर के अनुसार बता रहे हैं जो है कि बच्चों को देखिए शाब्दिक अनुबंधन जो है मीन्स शब्दों का तालमेल बेहतरीन होना चाहिए जो है, मीन्स किसी न किसी साधन से परिपूर्ण होना चाहिए। जैसे हम कहेंगे कि खेल के तहत जो है हम क्या कहेंगे, साधन का प्रयोग कर लेंगे जो है, और उसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है मीन्स क्रिया करा करके जो है मीन्स क्या उसको पहले हम पुनर्बलन देंगे नहीं। यहाँ पर पावलोव ने क्या किया था जो है, पावलोव ने अपने सिद्धांत में जो है पुनर्बलन को जो है क्या किया था जो है अनुक्रिया के पहले दिया था जो है। क्लासिकल अनुबंधन का में हमने देखा था जो है कि पुनर्बलन अनुक्रिया के पहले दिया गया, अनुक्रिया के पहले दिया गया। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे जो है साधनात्मक अनुबंधन में जो है तो यहाँ पर जो है हमें जो है पुनर्बलन क्रिया अनुक्रिया के बाद मीन्स अनुक्रिया करने के बाद मीन्स बच्चे को पहले क्या करना है जो है, पहले बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उसको करने दीजिए जो है, उसको क्वेश्चन आप दे दीजिए, एक दो सिद्धांतों को नियमों को बताते हुए जो है बच्चे को क्वेश्चन दे करके आप छोड़ दीजिए जो है, वो बच्चा स्वतंत्र होकर के क्वेश्चन को करेगा जो है। और वो क्या करेगा, जब कर लेता है तब हमें उसे शाबाशी देना चाहिए जो है, या तब हमें उसे पुरस्कार देना चाहिए जो है। इस तरीके से जो है दोनों जो है पावलोव और स्किनर की अगर बात की जाए जो है तो यहाँ पर जो पुनर्बलन की प्रक्रिया है पावलोव में जो है वो हमारी अनुक्रिया के पहले दी जाती है और यहाँ पर अनुक्रिया के बाद दी जाती है जो है। और देखते हैं हम लोग जो है यहाँ पर देखिए जो हमारा पावलोव के तहत है जो है क्लासिकल अनुबंधन में जो है हम कहेंगे यहाँ पर जो है उद्दीपन स्पष्ट होता है, स्पष्ट मीन्स दिखाई देता है, उसको कुत्ते को उद्दीपन दिखाई देता है, स्पष्ट उद्दीपन होता है जो है। जबकि यहाँ पर हम लोग कहेंगे जो है चूहा या खरगोश या मनुष्य को जो है ये उद्दीपन हमारा क्या होता है, उद्दीपन अस्पष्ट होता है, उद्दीपन अस्पष्ट होता है मीन्स दिखाई नहीं देता। ध्यान देना, ये मेजर पॉइंट्स हैं सब जो है मैं दोनों को लेकर के आपको जो है डिफाइन कर रहा हूँ जो है कि क्लासिकल अनुबंधन में जो है उद्दीपन स्पष्ट होता है मीन्स कुत्ते को जो है भोजन दिखाई देता है जो है। जबकि यहाँ पर जो है सफ़ेद चूहे को या खरगोश को या मनुष्य को जो है यहाँ पर हम कहेंगे कि उद्दीपन अस्पष्ट होता है मीन्स दिखाई नहीं देता है, उसे छोड़ दिया जाता है बॉक्स में बंद करके, स्किनर बॉक्स में, जिससे वो केवल अनुक्रिया करता है जो है। इसीलिए इसका सिद्धांत को जो हम लोग बोलते हैं कि टाइप आर अनुबंधन सिद्धांत मीन्स रिस्पांस कंडीशनिंग थियरी भी इसे बोला जाता है जो है। इसके अलावा देखिए जो है कि हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जो क्लासिकल अनुबंधन होता है जो है ये हम कहेंगे ऐच्छिक होता है कि अनैच्छिक होता है जो है, हम कहेंगे कि ये अनैच्छिक होता है जो है। ये हम कहेंगे क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत हमारा अनैच्छिक होता है, अनैच्छिक, ये हमारा अनैच्छिक की प्रक्रिया लेता है। जबकि हम कहेंगे साधनात्मक अनुबंधन हमारा ऐच्छिक प्रक्रिया होती है, ऐच्छिक।
मीन्स यहाँ पर ये निकल करके भागना चाहता है जो है, निकल करके इधर उधर जो है जाना चाहता है जो है, मीन्स उसको मालूम नहीं है जो है कि यहाँ जैसे हम क्या करेंगे जो है, लीवर के पास जाएंगे जो है, बटन दबेगी तो हमारे पास भोजन की गोलियाँ खाने को आ जाएगी। मीन्स अपनी इच्छा के अनुसार वहाँ पर एक्शन कर रहा है जो है, यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार नहीं है, अनैच्छिक। मीन्स लार का आना एक अनैच्छिक क्रिया होती है जो है, मीन्स भोजन देख करके ऑटोमेटिक उसके मुँह में आना, ये अनैच्छिक क्रिया के तहत हमारा क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत होता है, जबकि साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत हमारा जो है क्या होता है जो है, ऐच्छिक होता है जो है। तो इस तरीके से जो है आपको जो है हमने बताया कि क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत की प्रक्रिया क्या रही और साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत की प्रक्रिया क्या रही। देखिए पुनर्बलन की प्रक्रिया दोनों में है जो है, मीन्स क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत में भी पुनर्बलन है और साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत में भी पुनर्बलन है। मीन्स पुनर्बलन को देने से जो अधिगम क्या होता है, मजबूत होता है। यहाँ पर स्किनर ने बोला जो है कि पुनर्बलन हम बच्चे को कब देंगे, अनुक्रिया करने के बाद देना चाहिए जो है, जबकि पावलोव ने बोला था जो है कि नहीं, पुनर्बलन हम बच्चे को जो है अनुक्रिया से पहले देंगे जो है, पहले दे करके जो है पुनर्बलन को जो है बच्चे को हम क्या करेंगे, अधिगम कराएंगे। यहाँ पर जो स्किनर ने बोला कि नहीं, बच्चे को पहले अनुक्रिया कराएंगे जो है और उसके बेहतरीन अनुक्रिया के तहत जो उसको क्या करेंगे जो है, उसको हम पुनर्बलन देंगे, जिससे कि वो क्या होगा, उसमें एक अनिश्चितताएं बनी रहेगी जो है कि हमें पुरस्कार मिलेगा, हमें क्या पुरस्कार मिलेगा, हमें क्या शाबाशी मिलेगी जो है, ये चीज़ें उसके माइंड में बनी रहेगी जो है, जिससे उसका अधिगम अच्छा होगा जो है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ जो है कि दोनों का संबंध किससे रहा जो है। यहाँ देखिए जैसे साधनात्मक अनुबंधन में बोला जा रहा है कि शाब्दिक अनुबंधन जो है, मीन्स शाब्दिक शाबाशी के तहत जो लिया जाता है, संबंधों से लिया जाता है जो है, और क्रिया मीन्स एक्शन से लिया जाता है। जितना एक्शन करेगा जो है उसी के अनुरूप जो है क्या होगा, उसकी जो है अधिगम क्षमता जो है बढ़ती जाएगी जो है। तो आइए स्किनर सिद्धांत के तहत आपको हमने जो है लिया है यहाँ पर। तो देखिए इन्होंने अपने सिद्धांत के तहत क्या बताया जो है, इन्होंने बताया जो है कि जो हमारा साधनात्मक अनुबंधन होता है जो है, ये अनुबंधन सिद्धांत के तहत 5 तथ्य सामने उभर करके आते हैं जो है। स्किनर सिद्धांत के निष्कर्ष, इस सिद्धांत का क्या निष्कर्ष निकल के आता है जो है। अब हमें सिद्धांत बताने की जरूरत नहीं है कि इसने अपना प्रयोग कैसे किया जो है, वो प्रयोग की बातें आप जानते हैं जो है। उसने क्या किया, एक स्किनर बॉक्स में एक चूहे को बंद कर दिया और वो स्किनर बॉक्स की प्रकृति ऐसी रही कि उसमें एक लीवर लगा हुआ था, और जिस पर जो है चूहा इधर उधर उछलते कूदते हुए जाता है और स्किनर बॉक्स का जो लीवर है वो दब जाता है, उसके सामने जो है प्लेट में जो है भोजन की गोलियां आ जाती हैं जो है। तो आइए उसने जो एक्शन किया है, चूहे ने इधर उधर लेफ्ट राइट दाहिने बाएं जो है घूमा, नोचा, खरोटा, ये सब क्या बोली जाएगी, अनुक्रिया बोली जाएगी जो है। तो उन्होंने बोला, स्किनर ने बोला जो है कि अनुक्रिया कितने प्रकार की होती है जो है। उसने बताया अनुक्रिया 2 प्रकार। फर्स्ट स्टेप इसने लिया कि अनुक्रिया जो होती है, अनुक्रिया 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। देखिए अनुक्रिया मीन्स रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 2 प्रकार है, हम लोग को मिल चुका है जो है, प्रतिवादी अनुक्रिया, प्रतिवादी अनुक्रिया, और दूसरा हम लोग को मिला है क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। अब इसे अनुक्रिया को 2 भागों में बांटते ही उन्होंने बताया जो है कि प्रतिवादी अनुक्रिया का संबंध बोला उन्होंने कि इसका संबंध पावलोव से है जो है, पावलोव से है, और जबकि क्रिया प्रसूत अनुक्रिया का संबंध हमारे जो है सिद्धांत से है, मीन्स स्किनर। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रतिवादी का संबंध किससे रहा कि यहाँ पर बच्चे को सिखाना है तो उद्दीपन पहले देना है, मीन्स यस अनुबंधन। इन्होंने क्या बोला जो है कि टाइप
यस अनुबंधन ये हमारा प्रतिवादी अनुक्रिया टाइप यस अनुबंधन की प्रक्रिया होती है, जबकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है अनुक्रिया इन्होंने बोला जो है कि रिस्पॉन्स पर आधारित होती है। रिस्पॉन्स मीन्स टाइप आर अनुबंधन मीन्स आपको मालूम हो गया कि अनुक्रिया कितने प्रकार की होती है। इन्होंने बताया, स्किनर ने बताया जो है कि जो अनुक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, एक प्रतिवादी होती है, दूसरा क्रिया प्रसूत अनुक्रिया होती है जो है। उन्होंने बोला कि हमारे जो है सिद्धांत का संबंध क्रिया प्रसूत अनुक्रिया से है। मीन्स बच्चे को पहले स्वतंत्र छोड़ दो, उसको एक्शन कर दे दो, उसको क्रिया करने दो, जिससे कि उसका माइंड क्या हो जाए, क्रिएटिव हो जाए जो है। और इसके बाद बच्चे को हम लोग क्या करेंगे, पुनर्बलन देंगे जो है। इसके पहले बच्चे को पुनर्बलन नहीं दिया जाएगा। तो ये पहला इनका जो है निष्कर्ष मिला जो है कि अनुक्रिया दो प्रकार की होती है जो है। दूसरे के तहत आते हैं, आपको बताते हैं। देखिए दूसरा इन्होंने निष्कर्ष निकाला जो है पुनर्बलन देना चाहिए जो है। दूसरा पुनर्बलन देना चाहिए। अब देखिए पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट इंग्लिश में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट। इन्होंने बोला कि बालक को पुनर्बलन देना चाहिए जो है। मीन्स इसके द्वारा बालक का अधिगम अच्छा होगा। तो हम कहेंगे पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, तो पुनर्बलन भी दो प्रकार का होता है जो है, जिसे हम कहते हैं बाह्य पुनर्बलन, बाह्य पुनर्बलन, और दूसरा आंतरिक पुनर्बलन, आंतरिक पुनर्बलन। पुनर्बलन हम आपको बता चुके हैं कि पुनर्बलन होता क्या है जो है। हमने कल ही बताया था कि पुनर्बलन क्या होता है। एक ऐसा उद्दीपन, आज भी बता देते हैं, एक ऐसा उद्दीपन, एक ऐसा उद्दीपन जिसको देने से सदैव अधिगम होता है, अधिगम होता है। एक ऐसा उद्दीपन जिसको देने से सदैव अधिगम होता है जो है। मीन्स अधिगम प्रक्रिया जो है तीव्र हो, स्लो हो, लेकिन अधिगम जरूर होगा जो है। ऐसा हमारा जो उद्दीपन होता है उसे हम लोग बोलते हैं पुनर्बलन। तो देखिए यहाँ पर एक बाह्य पुनर्बलन हुआ और दूसरा आपका आंतरिक पुनर्बलन हुआ। अब बाह्य पुनर्बलन जो है स्किनर ने बोला जो है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बाह्य पुनर्बलन किसके लिए जरूरी है, हम कहेंगे प्राथमिक बालक, प्राथमिक बालक, और हम कहेंगे उच्च प्राथमिक बालक। अब आपको हम ये पहले ही लेक्चर में अपने बता चुके हैं जो है कि प्राथमिक बालक कौन होता है और उच्च प्राथमिक बालक कौन होता है। मीन्स कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 का बालक हमारा क्या बोला जाता है, प्राथमिक बालक बोला जाता है, जबकि कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 का बालक हमारा जो है उच्च प्राथमिक बालक बोला जाता है। इसके लिए पुनर्बलन, बाह्य पुनर्बलन जो है क्या है, महत्वपूर्ण है जो है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण। अब आपके अगर एग्जाम में आता है जो है प्राथमिक बालक, उच्च प्राथमिक बालक के तहत ही सीटेट और पेडागागी की प्रक्रियाएं आपका जो है ज़्यादातर आती है जो है। तो हम लोग को यहाँ पर आएगा जो है कि अगर पुनर्बलन की बात आएगी कि बच्चे के अध्यापन के लिए जो है सबसे अच्छा पुनर्बलन है बाह्य पुनर्बलन की आंतरिक पुनर्बलन, तो हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य पुनर्बलन जो है। यहाँ पर देखिए जो है ये बाह्य पुनर्बलन होता क्या है जो है, हमें तो मालूम हो गया कि इनके लिए अच्छा होता है। हम कहेंगे कि यहाँ पर जैसे पुरस्कार, पुरस्कार, टॉफी, टॉफी, शाबाशी, शाबाशी, फेशियल इंप्रेशन, फेशियल, फेशियल इंप्रेशन, चेहरे का इंप्रेशन जो ये सभी हमारे क्या होंगे, बाह्य पुनर्बलन होगा। जैसे भोजन हो गया, भोजन भी कह सकते हैं जो है, कपड़ा भी कह सकते हैं, गाड़ी भी बोल सकते हैं, गाड़ी, ये सभी हमारे क्या होते हैं जो है बाह्य पुनर्बलन होते हैं जो है। जबकि आंतरिक पुनर्बलन की प्रक्रिया हमारी जो है हम कहेंगे किशोर एवं प्रौढ़ बालक के लिए अच्छी होती है, प्रौढ़ बालक,
प्रौढ़ बालक के लिए, ये हम कहेंगे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। अब देखिए इस तरीके से सभी लोग जानते हैं जो कि आंतरिक पुनर्बलन जो है क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। देखिए आंतरिक पुनर्बलन सबसे अच्छा, सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है किनके लिए, किशोर और प्रौढ़ बालक के लिए। मीन्स आपके लिए जो है, मीन्स जो क्लास 1-2 के आपको पढ़ाना है जो है उनके लिए वाय पुनर्बलन बेहतरीन होता है। ये हम नहीं, ये स्किनर साहब ने बताया है जो है, ये रियलिटी का जो है क्या है, सत्य भी है जो है। जबकि किशोर और प्रौढ़ के लिए आंतरिक पुनर्बलन जो है क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है जो है। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि स्किनर ने बोला जो है क्या, कि पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, एक वाय पुनर्बलन होता है, एक आंतरिक पुनर्बलन होता है। बच्चों की क्लास की कैटेगरी के अनुसार जो है पुनर्बलन का महत्व होता है जो है। आइए इसके बाद इन्होंने बोला कि पुनर्बलन देना कैसे चाहिए जो है। तीसरे स्टेप में बोला इन्होंने पुनर्बलन अभिसूची। तीसरा स्टेप इन्होंने लिया निष्कर्ष पुनर्बलन अभिसूची, अभिसूची मीन्स शेड्यूल। क्या शेड्यूल होना चाहिए, इन्होंने बोला कि अभिसूची शेड्यूल भी 2 प्रकार से होना चाहिए, 2 प्रकार से शेड्यूल होना चाहिए। मीन्स बालक को पुनर्बलन हमें देना है तो 2 प्रकार से देंगे, एक सतत देंगे, सतत मीन्स प्रतिदिन, प्रतिदिन बालक को प्रतिदिन पुनर्बलन देंगे। और दूसरा बोला गया जो है असतत, असतत मीन्स इसे बोला जाता है जो है विरामी भी बोलते हैं, विरामी, विरामी, या हम कहेंगे इंग्लिश में अल्टरनेट, अल्टरनेट। देखिए कंटिन्यू, कंटिन्यू सतत देनी चाहिए जो है, पुनर्बलन देना चाहिए। पुनराभिसूची 2 रूपों में बनाई जाती है, एक सतत की बनाई जाती है, एक असतत की बनाई जाती है। सतत वाले को हम लोग जो है कहेंगे कि ये प्रतिदिन दी जाती है, असतत वाले को हम कहेंगे विरामी, मीन्स रोक रोक करके, विराम दे दे करके पुनर्बलन देना चाहिए। तो देखिए अच्छा कौन होता है, तो इन्होंने स्किनर ने क्या बोला जो है, इन्होंने सतत के तहत बोला जो है कि प्राथमिक दौर शुरुआत, इन्होंने बोला कि शुरुआत में सतत, शुरुआत में सतत पुनर्बलन देना चाहिए, पुनर्बलन देना चाहिए। इन्होंने बोला कि शुरू में बच्चे को जो है प्रतिदिन, प्रतिदिन उसको जो है पुनर्बलन देना चाहिए जो है, और जबकि बाद में जो है, बाद में असतत, असतत देना चाहिए। अब देखिए आज सबसे अच्छा अधिगम होगा किससे जो है, क्या सतत से अच्छा अधिगम होगा या हम कहेंगे असतत से जो है, मीन्स अल्टरनेट करके बालक को पुरस्कार देंगे तो उससे अधिगम अच्छा होगा। अधिगम देखिए दोनों से होगा, सतत से भी होगा, असतत से भी होगा, पुनर्बलन से, लेकिन हम कहेंगे बेस्ट हमारा ये होगा, बेस्ट मीन्स सबसे बेस्ट, बेस्ट लर्निंग हमारी, बेस्ट लर्निंग इससे होगी, बेस्ट लर्निंग मीन्स अधिगम की प्रक्रिया सबसे अच्छी हमारी जो है असतत पुनर्बलन के तहत होती है जो है। आइए चौथे स्टेप में इन्होंने क्या बताया है जो है, इन्होंने बताया जो है चौथे स्टेप में कि बालक में अंतर्नोद की प्रक्रिया होना चाहिए, अंतर्नोद, अंतर्नोद की अवस्था मीन्स अंतर्नोद, इंग्लिश में इसको ड्राइव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राइव मीन्स बालक में अंतर्नोद की प्रक्रिया होनी चाहिए। मीन्स अंतर्नोद है क्या जो है, हम कहेंगे आंतरिक अवस्था, व्यक्ति की आंतरिक अवस्था, अंतर्नोद। प्रत्येक व्यक्ति की एक आंतरिक अवस्था होती है जिसे कहा जाता है कि दिल को या माइंड को झकझोर के रख दिया जो है, वो होती है अंतर्नोद की प्रक्रिया जो है। मीन्स बालक के अंदर जो है क्या कर देना है जो है, पुनर्बलन
का सतत और असतत के साथ है जो है उसमें जो है क्या जगा देना है, उसकी आंतरिक शक्ति को जगा देना है जो है, जिससे जो है कि वो हमने जो बता रखा कि अध्यापन का उद्देश्य क्या होता है। मीन्स स्किनर ने बताया है जो है कि प्रथम उद्देश्य ये होता है कि इसको पढ़ने से आपका होगा क्या, क्या फायदा होगा, इसको पढ़ने से क्या आपको मिलेगा जो है, वो चीज़ें जो है व्यक्ति के अंदर जो है या बालक के अंदर जो है उसकी आंतरिक अवस्था के तहत होती है जो है, उसकी आंतरिक अवस्था को जगा देना अधिगम के लिए जो है बोला गया अंतर नोद की अवस्था जो है। लास्ट स्टेप में उन्होंने बताया 5वां में शेपिंग। शेपिंग का शेपिंग एक प्रक्रिया होती है, ये इन्होंने बताया कि एक प्रक्रिया है जो है, इस प्रक्रिया द्वारा जो है व्यक्ति को क्या किया जाता है, इस शेपिंग का संबंध गोल से होता है, लक्ष्य से होता है, लक्ष्य से। इस लक्ष्य की तरफ जो है व्यक्ति को लक्ष्य की तरफ जो है क्या करना है, पुनर्बलन दे दे करके जो है उसको उसके लक्ष्य की तरफ ले जाना ही शेपिंग कहलाता है जो है। तो इस तरीके से पेडागागी का आपने अर्थ समझ लिया होगा कि बच्चे को हम लोग क्या करेंगे, उसको शेपिंग करेंगे, उसको एक निश्चित आकार दे देंगे जो है उसके लक्ष्य के प्रति जो है, किसके द्वारा जो है, पुनर्बलन के द्वारा। और पुनर्बलन भी कौन सा, वाह्य पुनर्बलन। और कौन सा पुनर्बलन, हम कहेंगे वाह्य पुनर्बलन के साथ साथ हम कहेंगे असतत पुनर्बलन जो है। मीन्स बच्चे को जो है पहले स्किनर ने क्या बोला, लास्ट स्टेप के तक इनका निष्कर्ष देखिए। इन्होंने बोला कि बच्चे को हम लोग कैसे सिखाएंगे, पहले उसको पुरस्कार नहीं देंगे, पुनर्बलन की प्रक्रिया उसको हम कब देंगे जो है, जब वो कार्य कर लेगा तब देंगे। हाँ, उसको ये हम बता जरूर देंगे जो है कि तुम्हें पुनर्बलन दिया जाएगा, तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा जो है, अच्छा करोगे जो है। तो उसके तहत बालक को जो है क्या करना है जो है, पुनर्बलन के आधार पर ही जो है ये सिद्धांत भी हमारा है जो है, जिसे हम लोग कहेंगे कि जो पुनर्बलन है कार्य के बाद दिया जाएगा, कार्य के पहले नहीं दिया जाएगा। इसलिए आज का हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल लेकर के आएंगे।